अब बात कर लेते हैं नेशनल इनकम की वैल्यूएशन की कि किस तरीके से नेशनल इनकम हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सर्कुलर फ्लो मॉडल पढ़ा था, उसमें क्या पढ़ा था कि प्रोडक्शन जितनी है उतनी ही इनकम जनरेट होती है और उतना ही हम खर्चा करते हैं। जितना प्रोड्यूस करोगे, 50,000 का सामान प्रोड्यूस करोगे, उतनी तो तुम्हारी इनकम होगी। 50,000 का सामान बेचोगे जब, तो तुम 50,000 ही तो कमाओगे, तो उतनी इनकम है। जितनी इनकम है उतना ही सारी तुम खर्चा करोगे। तो जितनी प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन का दूसरा नाम वैल्यू एडिशन, जितनी वैल्यू एडिशन है उतना ही इनकम है और उतना ही एक्सपेंडिचर है। तो इसी के कारण 3 तरीके आ जाते हैं हमारे पास नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के, वैल्यू एडिशन, इनकम और एक्सपेंडिचर। सबसे पहला जो मेथड है वैल्यू एडिड मेथड, या इसके अलग अलग नाम भी है। इसमें हम क्या करते हैं, बेसिकली हम ये पता करते हैं कि कितनी ज़्यादा प्रोडक्शन हमारी कंट्री में हो रही है और उस प्रोडक्शन को, सारी टोटल प्रोडक्शन को ऐड कर लेते हैं। जितने भी सेक्टर्स में जो जो भी प्रोडक्शन हो रही है सबको ऐड कर लेते हैं। तो उससे हमारे पास, उससे हम इनकम निकालते हैं। तो कैसे निकालते हैं वो एक बार देख लेते हैं। पहले तो इस मेथड के और भी 2 नाम है। क्या नाम है? इंडस्ट्रियल ओरिजिन मेथड। देखो जाहिर सी बात है, हम बात करें प्रोडक्शन कितनी हो रही है इस मेथड में, तो प्रोडक्शन इंडस्ट्रीज़ में ही होती है, इसीलिए इंडस्ट्रियल ओरिजिन मेथड वैल्यू एडेड मेथड को कहा जाता है। या फिर नेट आउटपुट। नेट आउटपुट मतलब प्रोडक्शन, अगेन प्रोडक्शन से ही रिलेशन है नेट आउटपुट का, तो वो भी वैल्यू एडेड मेथड में ही आएगी। ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं, इसमें हम निकालते हैं कि जितने भी प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइजेज हैं इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में, जितने भी ऐसे एंटरप्राइजेज हैं जो प्रोडक्शन कर रहे हैं गुड्स का या सर्विसेज का, उन सब का कितना कंट्रीब्यूशन है, वो सब कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो हम टोटल कर लेते हैं। उसको टोटल करने से हमारी नेशनल इनकम नहीं आती। ध्यान से सुनना, जब हम जितने भी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं उनका टोटल करते हैं, तो उसका नाम क्या पढ़ा था हमने? GDP एट MP कहते हैं उसको। कि देश में जितना भी सामान बन रहा है उस सबको टोटल कर देते हैं, तो क्या आता है हमारे पास? GDP एट MP आती है हमारे पास। GDP एट MP हम इस मेथड से निकाल लेते हैं। उसके बाद NNP एट FC, जो हमारी एक्चुअल नेशनल इनकम होती है, वो निकालने में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ऐसे तो हमने कई न्यूमेरिकल्स कर रखे हैं। तो ठीक है, तो वैल्यू एडेड किसके बराबर होती है? वैल्यू एडेड मेथड में हम GDP एट MP कैसे निकालते हैं वो पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो वैल्यू एडेड मेथड में बेसिकली ये देखते हैं कि कितनी ज़्यादा, अगर आसानी से याद रखना ना, तो ये सिंपल सा फंडा दिमाग में रखो कि कितनी ज़्यादा मेहनत की है किसी भी बंदे ने, प्रोड्यूसर ने कितनी ज़्यादा मेहनत की है। अब प्रोड्यूसर अगर 50,000 की कुर्सी बेचता है, लेकिन उसमें से 20,000 की उसने वुड खरीदी थी, ठीक है, तो 20,000 की वुड में क्या उसकी कोई भी मेहनत थी? नहीं। तो 50,000 में से जब हम 20,000 माइनस कर देंगे, 50,000 जिस वैल्यू पे वो सामान को बेच रहा है, 20,000 जो जिस वुड से वो सामान बना हुआ है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन, तो जो 30,000 हमारे पास आएगा वो उसकी एक्चुअल मेहनत थी, वो उसने एक्चुअल प्रोडक्शन किया। 20,000 की जो वुड थी वो तो उसने बस खरीदी है, उतना प्रोडक्शन थोड़ी किया उसने। समझ पा रहे हो बात को? 20,000 की प्रोडक्शन नहीं की उसने, 20,000 की तो बस लकड़ी खरीदी है उसने। 30,000 उसकी एक्चुअल प्रोडक्शन है। तो इस तरीके से हम वैल्यू एडिड निकाल लेते हैं। फिर हम क्या करते हैं, सारे सेक्टर्स का वैल्यू एडिड निकाल लेते हैं, सबको टोटल कर देते हैं, GDP एट MP आ जाता है, उसको कन्वर्ट करके NNP एट FC निकाल लेते हैं। बताओ कुछ मुश्किल है इसमें? कुछ मुश्किल है ही नहीं। ठीक है, अब क्वेश्चन को थोड़ा मुश्किल बनाने के लिए वो क्या करते हैं, वैल्यू एडिड का फॉर्मूला हमें पता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट 50,000 की हमारी कुर्सी बिक रही थी, माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन 20,000 के हमने लकड़ी यूज़ की थी। ये तो सिंपल फॉर्मूला हो गया। अब कई बार क्या होता है, हमें वैल्यू ऑफ आउटपुट डायरेक्टली नहीं बताई होती, हमें नहीं बताया होता कि वो 50,000 रुपये कुर्सियाँ बेच रहा है, 50,000 रुपये की उसने कुर्सियाँ बेची हैं। तो क्या करेंगे, तुम्हारे पास, तुम पूरे साल में कितना सामान बेच रहे हो? देखो 2 केस बन सकते हैं अब इस हिसाब से। तो हो सकता है तुमने जितना प्रोडक्शन किया सारा का सारा ही तुम्हारा माल बिक गया। मैंने 5 कुर्सियाँ बनाई, 5 की 5 बिक गई, तो वो 5 कुर्सियाँ मेरी सेल्स हो गई। अगर मैंने 5 कुर्सियाँ बनाई और 5 की 5 ही बिक गई, तो वो तो सेल्स में आ गई मेरी। तो कई बार क्या होता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट नहीं दी होती, सेल्स दी होती है, तो हम उसकी जगह सेल्स की वैल्यू डाल देंगे, हमारा क्या जा रहा है ना। कई बार क्या होता है, अब ज़रूरी तो नहीं है कि तुमने 5 कुर्सियाँ बनाई तो 5 की 5 ही बिकेंगी। हो सकता है तुम्हारी 3 तो बिक गई और 2 जो है वो तुम्हारे पड़ी रह गई, लेकिन उन 2 में भी तो मेहनत तो तुमने की है ना, प्रोडक्शन तो तुमने की है ना, तो उन 2 को भी तो हमें नेशनल इनकम में इंक्लूड करना चाहिए, करना तो चाहिए। तो वो कैसे पता करेंगे हम,
वो जो 2 पड़ी रह गई वो चेंज इन स्टॉक में आ जाती है। चेंज इन स्टॉक, जब हम इन्वेंट्री स्टॉक की बात कर रहे थे तब हमने पढ़ा था ना कि फिनिश्ड गुड्स का एक स्टॉक बनाकर हम रखते हैं अपने पास। फिनिश्ड सामान का जो हमारे पास एक स्टॉक रहता है। सपोज़ करो साल की शुरुआत में जो ओपनिंग स्टॉक था फिनिश्ड सामान का वो था, सपोज़ कर लो 2 कुर्सियाँ थी साल की शुरुआत में ओपनिंग स्टॉक, और साल के एंड में 5 कुर्सियाँ हैं। तो 5 - 2 मतलब साल में कितनी कुर्सियाँ बनी? 5 - 2, 3 कुर्सियाँ इस साल ऐड हुई हैं उस स्टॉक में, 3 कुर्सियाँ इस साल बनी हैं। ठीक है। तो कई बार क्या होता है, हम जितना सामान बनाते हैं उतना सारा का सारा नहीं बेच पाते, उतना टोटल हमारी सेल्स नहीं होती, तो हम क्या करते हैं उसको चेंज इन स्टॉक से कैलकुलेट कर लेते हैं कि साल की शुरुआत में तो हमारे पास 2 कुर्सियाँ थी, साल के एंड में 5 कुर्सियाँ हैं, मतलब साल में टोटल हमने 3 कुर्सियाँ बनाई। फ़र्क नहीं पड़ता कि वो बिकी नहीं बिकी, प्रोडक्शन तो हुई है, बिक तो जाएंगी वो, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों बिकना तो है ना। चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक कई बार नहीं दिया होता क्वेश्चन में, हम क्या करते हैं वैल्यू ऑफ आउटपुट हो जाती है सेल्स, जो तो तुमने बेचा, प्लस चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक से ये पता चल जाता है कि कितना सामान तुम्हारे पास अभी पूरे साल में कितना बनाया, कितना पड़ा रह गया तुम्हारे पास। सेल्स तो वो है जो बिक गया, टाटा बाय बाय हो गया। चेंज इन स्टॉक से तुम्हारे पास ये पता निकल जाएगा कि मेरे पास ओपनिंग स्टॉक था 2 कुर्सियों का, क्लोजिंग स्टॉक है 5 कुर्सियों का, तो मैंने इस साल में कितनी कुर्सियाँ बनाई जो पड़ी रह गई, अभी मेरे पास पड़ी हुई हैं, वो निकलता है चेंज इन स्टॉक से 3 कुर्सियाँ। चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। अब क्वेश्चन को टिपिकल बनाने के लिए क्या कर देंगे, सेल्स दे देंगे तुम्हें, चेंज इन स्टॉक नहीं देंगे, ओपनिंग क्लोजिंग दे देंगे। तुम्हारे पास फॉर्मूले हैं, दिमाग है, यूज़ करो, लगाओ, ख़त्म करो कहानी। इंटरमीडिएट कंजम्पशन, रॉ मटेरियल कितना कंज्यूम किया, वैल्यू ऑफ आउटपुट में से कितना रॉ मटेरियल यूज़ किया उसको माइनस कर लेते हैं, तो इंटरमीडिएट तो हमारे पास आ जाता है वैल्यू ऑफ आउटपुट, सॉरी वैल्यू ऑफ आउटपुट में से जब हम माइनस कर लेते हैं इंटरमीडिएट कंजम्पशन, यानी कि कितना रॉ मटेरियल कंज्यूम किया है, कितने की कुर्सियों को बनने में कितने की वुड लगी, तब हमें पता चलता है कि असल हमने प्रोडक्शन 30,000 की है। अगर 50,000 का हम माल बेच रहे हैं, 20,000 का तो उसमें रॉ मटेरियल नहीं लगा था, तो तुमने प्रोडक्शन कितने की 30,000 की ना। समझ पा रहे हो बात को? ये सिंपल सा फॉर्मूला है। ठीक है, इस तरीके से हमें वैल्यू एडेड मिल जाती है। वैल्यू एडेड कैसे मिलती है, वैल्यू ऑफ आउटपुट गिवन है इस टेबल में, देखो इंटरमीडिएट कंजम्पशन गिवन है, वैल्यू ऑफ आउटपुट में से इंटरमीडिएट कंजम्पशन माइनस करते जाते हैं, हमें पता चल जाता है कि वैल्यू एडेड कितनी है। सबकी वैल्यू एडेड, हर सेक्टर की वैल्यू एडेड ऐड कर लेते हैं। ये जो हमें 1,000 रुपया मिला है ना, सबकी वैल्यू एडेड ऐड करने पे ये हो गई हमारी जीडीपी एट एमपी। अब जीडीपी एट एमपी पता हो जब हमें कि देश में कितना सामान बनना है, ठीक है, तो उससे एनएनपी एट एफसी पे जाना तो बहुत सिंपल है, वो तो वही कन्वर्जन का मेथड है जो हम करते आ रहे हैं। ग्रॉस से नेट पे जाना है, माइनस कर लेंगे डिप्रिसिएशन, डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है, सॉरी, प्लस कर लेंगे एनएफआईए, मार्केट प्राइस से एफसी पे जाना है तो क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे एनआईटी। सिंपल सी तरीका है। ठीक है, इसी से रिलेटेड अब हमारे क्वेश्चन है, उनको सॉल्व करेंगे आप। ठीक है।